आज पूरे विश्व में एशिया का बोलबाला है। चाहे वो जनसंख्या हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, डिफेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, आईटी हो, हार्डवेयर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हर जगह एशिया का बोलबाला है। और इस एशिया महाद्वीप में दो बड़ी ताकत है, भारत और चीन। 1950 के दशक में दोनों देश एक साथ स्वतंत्र हुए थे। दो सभ्यताएं, दो रास्ते और एक लोकतांत्रिक सवाल है। नमस्कार, मैं हूं पंकज, आप देख रहे हैं एक्स न्यूज। आज की रिपोर्ट किसी देश की तारीफ या किसी देश की आलोचना नहीं है। आज की यह रिपोर्ट एक समझने की कोशिश है कि भारत और चीन जो 1950 में लगभग एक ही जगह खड़े थे, आज इतने अलग क्यों दिखाई देते हैं। और इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल है, क्या तेज चलना ही सही विकास होता है? तो फिर सही दिशा में चलना ज्यादा अहम है। 1950 भारत और चीन दोनों बराबर की स्थिति में खड़े थे। दोनों खेती पर आधारित अर्थव्यवस्था, कम पढ़ाई, कम उद्योगीकरण, गरीबी, बीमार अर्थव्यवस्था थी। इतिहासकार एंगुस मैंडिस के आंकड़े बताते हैं कि 1950 में दोनों देशों की पर कैपिटल इनकम लगभग बराबर थी। कुछ सामाजिक संकेतों में भारत थोड़ा बेहतर भी था। यानी उस समय कोई यह नहीं कह सकता था कि आज दुनिया में चीन आगे जाएगा और भारत पीछे रह जाएगा। तो फिर फर्क कहाँ पड़ा? पहला बड़ा मोड़ आया राज्य बनाम नागरिक। भारत का चुनाव, भारत ने आजादी के बाद तय किया हर नागरिक को वोट देने का अधिकार होगा, अदालतें स्वतंत्र होगी, पे सवाल पूछेगा, राज्य अपनी आवाज रखेंगे, सत्ता बदली जा सकती है। इसका मतलब साफ था, फैसले धीरे होंगे, बहस होगी, विरोध होगा, लेकिन ताकत जनता के ऊपर नहीं चलेगी। चीन ने दूसरा रास्ता चुना, एक पार्टी, एक विचार, तेज फैसले, विरोध की जगह नहीं। इसका नतीजा यह हुआ, चीन में इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जमीन तुरंत ली जा सकी, शहर तुरंत प्लान किए जा सके, फैक्ट्रियां तेजी से खड़ी हो गई। दूसरा जो फैक्टर है वो शिक्षा में है। असली फर्क यहीं से शुरू होता है। यह कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। चीन सबसे पहले बेसिक शिक्षा। चीन ने 1950-70 के बीच गांव-गांव स्कूल खोले, प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया, बियरफुट डॉक्टर सिस्टम से ग्रामीण स्वास्थ्य में सुधार किया। भले ही ग्रेट लैप फॉरवर्ड जैसी नीतियां भयानक साबित हुई, लेकिन एक बात साफ थी, चीन के पास एक पढ़ा लिखा, अनुशासित श्रमिक वर्ग तैयार हुआ। आज इसका असर दिखता है। पिज़ा टेस्ट 2018 में चीन के प्रांत दुनिया में नंबर 1 है, चाहे गणित हो, साइंस हो या रीडिंग हो। भारत ने इलाइट शिक्षा पर जोर दिया। भारत में IITs, IIM उच्च शिक्षण संस्थान खोले गए। भारत ने दूसरी प्राथमिकता चुनी। यह सोच गलत नहीं थी। इसने विश्व स्तर के इंजीनियर, डॉक्टर, CO दिए, वैज्ञानिक दिए, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट हुआ। नीचे का आधार कमजोर पड़ गया, बेसिक शिक्षा हमारी कमजोर हो गई। आज की यह स्थिति है कि भारत दुनिया के सबसे अच्छे दिमाग दे सकता है, लेकिन औसत स्किल लेवल कम है। एसआर रिपोर्ट कहती है कि 5वीं कक्षा के कई बच्चे दूसरी की किताब नहीं पढ़ पाते। यह भारत की क्षमता की नहीं, पैमाने की समस्या थी। डिग्री बनाम हुनर। हर साल 3 करोड़ छात्र वोकेशनल ट्रेनिंग में रोबोटिक, CNC, ऑटोमेटिक, फैक्ट्री से सीधे जुड़े हुए काम की चीन में ट्रेनिंग लेते हैं। उसका फायदा यह होता है, इंडस्ट्री को एक स्किल्ड, टैलेंटेड हुनर मिल जाता है। भारत में वही ITI वाला पुराना सिस्टम है। सामाजिक सिग्मा, सिर्फ 3% छात्र वोकेशनल स्ट्रीम में आते हैं। नतीजा भारत में बेरोजगारी भी है और स्किल्ड वर्कर की कमी भी। चीन कभी तेज ग्रोथ, कभी भयानक गिरावट, लेकिन लगातार कैपिटल मोबिलाइजेशन। भारत में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 3 से 3.5% की स्थिर वृद्धि, सामाजिक स्थिरता। यहाँ फर्क साफ है। चीन अस्थिर था लेकिन बदल रहा था, भारत स्थिर था लेकिन धीरे धीरे। 1978 बनाम 1991 के सुधारों की तुलना करें तो चीन डेंग जियोपिंग का प्रयोग 1978 में चीन ने कहा, बिल्ली काली हो या सफेद, चूहे पकड़ने चाहिए। चीन ने पहले खेती सुधारी, किसान को सरप्लस रखने दिया, फिर छोटे कस्बों में फैक्ट्रियां लगाई, टाउनशिप और विलेज
इंटरप्राइजेज ने ग्रामीण मजदूरों को काम दिया। भारत में मजबूरी में सुधार हुए। 1991 में भारत विदेशी मुद्रा संकट में घिरा, सोना गिरवी रखना पड़ा। सुधार आए, लाइसेंस राज खत्म हुआ, आईटी फाइनेंस खुले, लेकिन भारत ने फैक्ट्री फर्स्ट मॉडल नहीं चुना। भारत बना दुनिया का बैक ऑफिस। यह मॉडल लोकतंत्र के साथ ज्यादा कंपेटेबल था। शेंझेन बनाम बंगलोर, शेंझेन राज्य द्वारा प्लान, सेज इंफ्रास्ट्रक्चर पहले फिर निवेश। बंगलोर मॉडल प्राइवेट इनिशिएटिव, टैलेंट ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे। यह अंतर दिखाता है, चीन का राज्य ताकतवर है, भारत का समाज ताकतवर है। आज चीन दुनिया का 30% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग करता है। भारत में सिर्फ 3% ही ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग होता है, लेकिन चीन ने दशकों तक लेबर प्लस एनवायरनमेंट की कीमत चुकाई। भारत अब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, लेकिन कानून और सहमति के साथ। पीएलआई मेक इन इंडिया इसी संतुलन की कोशिश है। लैंड, लेबर और लोकतंत्र। चीन में यदि इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के जमीन चाहिए तो तुरंत जमीन का अधिग्रहण होता है। भारत में यदि किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए जमीन की जरूरत है तो कोर्ट, किसान, राज्य सरकारें। इसका नतीजा यह होता है कि भारत में प्रोजेक्ट देर से होते हैं, लेकिन लोग चुप कराकर हटाए नहीं जाते। चीन में आज 50,000 किलोमीटर हाई स्पीड रेल लाइन है। शहर रातों रात बनाए गए। भारत में आज वंदे भारत, लिगेसी ट्रैक्स, इंक्रीमेंटल सुधार हुए। यह फर्क है बदलने और सुधरने का। सर्विलांस बनाम डिजिटल डेमोक्रेसी, सर्विलांस बनाम डिजिटल डेमोक्रेसी, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है भारत और चीन की डेमोक्रेसी में। जो भारत और चीन में एक और भी बहुत बड़ा फैक्टर है, सर्विलांस बनाम डिजिटल डेमोक्रेसी। चीन फेशियल रिकॉग्निशन, सोशल क्रेडिट स्कोर, नागरिक की हर हरकत पर नजर रखता है। भारत में यूपीआई है, आधार है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन भारत में सुविधा है, निगरानी नहीं होती किसी की। दोनों देशों में दो अलग अलग संकट। चीन एजुकेटेड यूथ है, जॉब्स कम है, टैंकिंग लेट जाओ। भारत यूथ काम चाहता है, परीक्षा देता है, आंदोलन भी करता है, सवाल भी पूछता है। यही लोकतंत्र का फर्क है। 1950-60 के दौर में एक जो और बहुत बड़ा फर्क पड़ा, नेहरू जी के समय में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट चाइना को दी गई। भारत ने चाइना का सपोर्ट किया। उसका फायदा यह हुआ कि चाइना को कभी भी दूसरे की आवाज की जरूरत नहीं पड़ी। मगर भारत को यदि कभी भी विश्व स्तर में कहीं भी समस्या आती है तो उसको दूसरे वीटो पावर वाले देशों को का साथ लेना पड़ता है। इसका फायदा चीन को हुआ। भारत शक्ति नहीं बना, लेकिन चीन इसके सहारे धीरे धीरे शक्ति बनने लगा। भारत शक्ति नहीं चाहता था, नैतिक नेतृत्व चाहता था, एशिया का कलेक्टिव आवाज चाहता था। यह भारत की विदेश नीति की सोच थी। निष्कर्ष, आज यदि हम निष्कर्ष निकालें, भारत पीछे नहीं है, भारत अलग है। भारत और चीन की कहानी रेस नहीं है, यह दो दर्शन है। चीन में कंट्रोल से ग्रोथ होती है, भारत में फ्रीडम के साथ ग्रोथ है। भारत का मॉडल धीमा जरूर है, मगर व्यवस्थित है, मानवीय भी है, और यही सबसे बड़ी ताकत है। भारत में गलती सुधारने का रास्ता खुला है। मैं हूं पंकज, आप देख रहे थे एक्स न्यूज। यह थी भारत की कहानी, न किसी से कम, न किसी की नकल, बस अपना रास्ता। नमस्कार।